नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में 4 उपन्यासों को पढ़ेंगे। प्रथम उपन्यास रहेगा मानस का हंस उपन्यास। अमृतलाल नागर की समीक्षा, सार और पात्र जानेंगे सभी उपन्यासों के बारे में। और सभी उपन्यास यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा। इस प्रकार है। मानस का हंस व उपन्यास वर्ष 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास को तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। तत्कालीन अयोध्या काशी के बिगड़ते धार्मिक अनुष्ठान और दूषित वातावरण का यथार्थ रूप प्रस्तुत किया गया है। मानस का हंस उपन्यास में विदेशी आक्रमणकारियों की बर्बरता और भारतीयों की पीड़ा पाठकों में स्वराज्य और स्वतंत्रता के बीज बोती है। लेखक परिचय इस प्रकार है। मानस का हंस उपन्यास में तत्कालीन समय के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप परिलक्षित होता है। अमृतलाल नागर जी एक हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उपन्यास के क्षेत्र में उनका योगदान काबिले तारीफ है। इन्होंने पौराणिक, आंचलिक, सामाजिक, जीवनी और ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। उपन्यास के पात्र इस प्रकार हैं। हम लोग डिटेल में जानेंगे उपन्यास के पात्रों के बारे में और मुख्य पात्रों के ही बारे में जानेंगे। सारे पात्रों को नहीं लेंगे, ठीक है। अन्य पात्रों को भी थोड़ा बहुत शामिल कर लेंगे। बाबा तुलसीदास जी इस मानस का हंस उपन्यास के केंद्र बिंदु हैं। इन्हें ही केंद्र में रखकर इसकी रचना की गई है। रत्ना जो कि तुलसीदास जी की पत्नी होती है इस उपन्यास में, जो कि एक रूपवती है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में आसक्त हैं, मतलब बहुत प्रेम करते हैं ये अपनी वाइफ से। अन्य पात्र है मैना, कहानी, सामियों की बुआ, संत बेनी माधव, रामू द्विवेदी, पंडित गणपति उपाध्याय। मानस का हंस उपन्यास का समीक्षा जानेंगे। इस उपन्यास में मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास जी को एक साम्य मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। इस उपन्यास में तुलसीदास के बचपन से लेकर राम नाम के मार्ग में लीन होने तक की कथा है। हालांकि इनका बचपन संघर्षों से भरा था। इसे हिंदी उपन्यासों की श्रेणी में क्लासिक का दर्जा प्राप्त है। तुलसीदास जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाओं का सुंदर प्रस्तुतिकरण है। इसमें कुछ काल्पनिक कथाओं का भी समावेश मिलता है। इसे नागर जी ने अपनी लखनवी शैली में लिखा है। तुलसीदास जी का जन्म बड़े ही संकटग्रस्त समय में हुआ, जब देश मुगलों के पंजों में फंसा हुआ था। युद्ध की स्थिति थी और सत्ता का परिवर्तन हो रहा था। जन्म के पश्चात माता की मृत्यु और पिता द्वारा न अपनाने के कारण बचपन अभावग्रस्त था। तुलसीदास ने बाबा नरहरिदास के दीक्षा प्राप्त की और फिर शेष काशी में प्राप्त की। नरहरिदास की मृत्यु के बाद उनका आकर्षण मोहिनी के प्रति हुआ, पर संरक्षिका के डांट लगाने के बाद वो यात्रा की ओर प्रस्थान कर गए। मानस का हंस उपन्यास के पश्चात उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जैसे रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली, विनय पत्रिका आदि। राजा भगत, यही जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका पाश्चात्य ग्रंथों के बारे में, जिसका कि जो है रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली, विनय पत्रिका, ये जो है ना चारों याद कर लेना है। राजा भगत नामक भक्त के संपर्क में आकर वो राम भक्ति की ओर ग्रसित हुए। मथुरा, शुरू, अयोध्या होते हुए वो राजपुर पहुँचते हैं। राजपुर के पंडित दीनबंधु तुलसीदास के चरित्र से खुश होकर अपनी पुत्री रत्ना का विवाह तुलसीदास के साथ करवा देते हैं। रत्नावली एक पति, पवित्रता, ज्योतिष शास्त्र ज्ञानी स्त्री थी। पत्नी के प्रति प्रेम ही उन्हें पत्नी के फटकार का कारण बना और उससे वो सांसारिक मोह माया से दूर हो गए। तत्पश्चात कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। तुलसीदास का जो है ना और उनकी पत्नी का जो कहानी है बहुत अच्छा है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं
और वो जो है ना फटकार देती है उसकी वाइफ, और इस कारण से तुलसीदास जो है ना वैराग्य धारण कर लेते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। तब आगे उपन्यास का जो है ना आगे पंक्ति इस प्रकार है। तपस्या मतलब तत्पश्चात उन्होंने तीर्थ यात्रा की ओर राम भक्ति में तल्लीन हो गए। कौन? तुलसीदास जी। जिस वक्त वो रामचरितमानस की रचना कर रहे थे उस वक्त उन्हें काशी के पंडितों के तिरस्कार का सामना करना पड़ा। मतलब रामचरितमानस जब कर रहे थे ना रचना, तो पंडित सब मिल करके जो है ना इसका मतलब मजाक उड़ा रहे थे। तब तक उनकी पत्नी का देहांवास हो चुका, मर गई थी उसकी पत्नी तब तक। फिर वो राम कथा का प्रवचन चित्रकूट में करने लगे। फिर वो काशी में ही विनय पत्रिका का अंतिम पद लिखते हुए 80 घाट पर उनकी मृत्यु हो गई। इस उपन्यास में अमृतलाल नागर जी ने तुलसीदास की आंतरिक और बाहरी संघर्ष को भली भांति दर्शाया है। तुलसीदास एक आम मनुष्य की भांति जीवन के द्वंद्व जिन्हें लड़ते हुए वो रचना करते हैं। पुत्र और पत्नी अपने सबसे प्रिय लोगों को त्यागना किसी व मनुष्य के लिए मतलब किसी भी मनुष्य के लिए कठिन तो होगा ही ना। इसके पश्चात वो प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना हुआ करते हैं। उपन्यास का उद्देश्य लोगों में अनास्था और अविश्वास के समय में इन सब को पुनः जीवित करने का है। शिल्पगत विशेषता मानस कांच उपन्यास में पात्रों का ऐतिहासिक समाज शास्त्रीय और स्वच्छंद विश्लेषण लेखक की आधुनिक और पारंपरिक विचारधारा को दर्शा देश काल और वातावरण का वर्णन के लिए अनेक विद्वानों के मतों का उपयोग किया है। अब हम लोग दूसरा मानस का हंस तो पढ़ लिए, अब हम लोग दूसरा उपन्यास पढ़ेंगे, वो है बाणभट्ट की आत्मकथा। ये भी जो है ना नेट के पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसका भी हम लोग समीक्षा पात्र परिचय जानेंगे डिटेल में। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा समीक्षा पात्र इस प्रकार से है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में इतिहास और कल्पना का एक ऐसा सुंदर समन्वय है कि दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। इसका संबंध संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि बाणभट्ट से है, जो कि कथात्मक शैली में लिखी गई है। संपूर्ण उपन्यास 20 उपन्यासों में बटा हुआ है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में बाणभट्ट कालीन 7वीं शताब्दी के हर्षयुग के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति के ऐतिहासिक तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। इसे हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का एक जीवंत दस्तावेज माना जाता है। इसमें भारत में तत्कालीन पनप रही प्रवृत्तियों का लेखक ने यथार्थ चित्रण किया। लेखक का परिचय। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास द्विवेदी जी का पहला उपन्यास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ रचनाकार हैं। ये एक निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक और मानवतावादी उपन्यासकार है। संस्कृति के साथ साथ इतिहास के पक्ष को रोज उजागर करके उन्होंने अपने रचनाओं को निखारा है। उनके उपन्यास इतिहास तथ्यों पर आधारित कम परंतु ऐतिहासिक वातावरण एवं देश काल पर आधारित है। पात्र परिचय इस प्रकार है। बाणभट्ट प्रधान पात्र तथा बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का नायक, जो कि संस्कृत का कवि है, उसका चरित्र साहसी, विवेकशील, भावुक और संघर्षशील भट्टिनी प्रमुख नारी पात्र देवपुत्र तुवर मिलिंद की रूपवती कन्या है, जिसका अपहरण हो जाता है। यह बाणभट्ट से प्रेम करती है। निपुणिका एक और स्मिश्र जाति की कन्या है, जिसका विवाह कांदमिक वैश्य के साथ होता है। यह विवाह के 1 वर्ष बाद भी विधवा हो गई थी। यह एक कुशल अभिनेत्री भी हैं, जो बाणभट्ट से प्रेम करती हैं। अतिरिक्त पात्र सुचरिता, अघोर भैरव, राजश्री कुमार, कृष्णवर्धन आदि। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की समीक्षा इस प्रकार है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में 7वीं सदी में
लोग कर्म फल और पुनर्जन्म से विश्वास न रखकर बाणभट्ट पर विश्वास करने लगे थे। धर्म का रूप विकृत हो गया था, जिसमें बाणभट्ट और पाखंड बढ़ रहा था। धर्म के साये में अनैतिक कार्य हो रहे थे। नारी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण भोगवादी तथा लुटेरों द्वारा अपहरण करके उन्हें राजाओं के अंतःपुर में बेच दिया जाता था। नारी के प्रति सम्मान भाव समाप्त हो चुका था। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में नैतिकता पर विशेष बल है। लेखक ने विवेक और बुद्धि का उपयोग सही गलत का निर्णय करने के लिए कहा है। विवेक को उन्होंने लोक शास्त्र तथा गुरु से भी ऊपर स्थान दिया है। व्यक्ति को विवेक, करुणा एवं साहस जैसे गुणों को अपने भीतर विकसित करने का ज्ञान देते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के काल में सभी कला के रूप अपने शिखर पर थे। समाज में कवियों और कलाकारों का सम्मान था। नाट्य, काव्य, संगीत, चित्र एवं मूर्ति कला को लोग मनोविनोद तथा उपयोगितावादी दोनों नज़र से देखते थे। अभिनय के लिए प्रेक्षागृह बने हुए थे। राज दरबार में संगीत, नृत्य तथा काव्य का बोलबाला था। कलाकार और कवियों को भी विशेष सम्मान प्राप्त था। बाणभट्ट का नारी के प्रति दृष्टिकोण प्रशंसनीय दिखाया गया है। भट्टिनी एक प्रभावशाली चरित्र है। द्विवेदी जी ने बाणभट्ट के चरित्र पर लगे दाग को दूर करने और नारी के सम्मान की रक्षा करने के उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना की और यही इसका मूल केंद्र है। उपन्यास के माध्यम से लेखक नारी के प्रति सम्मान भाव, नारी शक्ति की गरिमा को समझाने और केवल वासना पूर्ति के साधन न मानकर उसके प्रति पवित्र एवं उदात्त भाव मन में रखना बताया है। राष्ट्र जब संकटग्रस्त हो तो परस्पर एकजुट होकर राष्ट्र सेवा में त्याग एवं बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए। शिल्पगत परिचय। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में अनेक जगहों पर विवरणात्मक, वर्णनात्मक तथा नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। जैसा कि बाणभट्ट संस्कृत के कवि थे, अतः इसमें संस्कृत निष्ठ काव्यात्मक एवं अलंकृत भाषा का प्रयोग है। दार्शनिक विवेचन एवं प्रकृति निरूपण में भी भाषा प्रायः संस्कृत निष्ठ शब्दावली से युक्त है। लंबी वाक्य रचना, लंबी पद्य बंध, अलंकृत भाषा संस्कृत निष्ठ क्लिष्ट शब्दावली उपन्यास में व्याप्त है। इस प्रकार हम अतः कह सकते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। बाणभट्ट की आत्मकथा अपनी समस्त औपन्यासिक संरचना और भंगिमा के कथा कृति होते हुए भी महाकाव्यत्व की गरिमा से पूर्ण है। परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित समीक्षा पात्र इस प्रकार हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। लेखक परिचय इस प्रकार है। लाला श्रीनिवास बहुभाषी थे, जो कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा के जानकार थे। श्रीनिवास दास जी को हिंदी में आधुनिक ढंग का उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है। ये भारतेंदु युग के चर्चित लेखकों में से एक हैं। उपन्यास के अतिरिक्त इन्हें नाटक में भी भरपूर ख्याति मिली थी। पात्र परिचय इस प्रकार। लाला मदन मोहन दिल्ली के रहने वाले कारोबारी एवं साहूकार हैं। कथा के केंद्र बिंदु हैं। यह मध्यवर्गीय सोच से ग्रसित है। इन्हें पश्चिमी सभ्यता से बेहद लगाव है और इसी कारणवश वह संकट में आते हैं। ये कहानी इनके इर्द गिर्द घूमती है। ब्रज किशोर मदन मोहन का सच्चा मित्र, जो कि बुद्धिमान और पेशे से वकील हैं, इसके ही कारण लाला
लाला मदन मोहन संकटों से बाहर आते। समीक्षा परीक्षा गुरु उपन्यास की समीक्षा। यह उपन्यास में दिल्ली में रहने वाले एक कारोबारी और साहूकार लाला मदन मोहन पर केंद्रित है, जो कि एक संपन्न व्यक्ति हैं और पश्चिमी सभ्यता के ऊपर बेहद मोहित हैं। इस चक्कर में पड़कर अपव्यय करता है और कई संकटों में फंस जाता है। लाला मदन मोहन के कई मित्र उन्हें गलत मार्ग की ओर अग्रसित करते हैं, कई तरह के गलत मार्गों का रास्ता दिखाते हैं, जैसे फिजूल खर्ची, शराब, वेश्या, जुआ आदि। इस ब्रजकिशोर ही लाला मदन मोहन को अवनति के मार्ग से बाहर का रास्ता दिखाते और सही मार्गदर्शन करते हैं। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि स्वार्थी मित्र विपत्ति के समय साथ छोड़ देंगे और सच्चा मित्र भी तब साथ निभाएगा, अर्थात सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में ही होती है। उपन्यास में लाला मदन मोहन महाजनी संस्कृति के प्रतीक हैं, जो सामंतवादी प्रवृत्तियों से जकड़े हुए हैं। उपन्यास में देश की चिंता की गई है। हमें अपनी पूंजी का संरक्षण करना चाहिए और देश हित में ही खर्च करना चाहिए। लेखक ने इस ओर भी ध्यानाकर्षण किया है कि व्यापार, जो कि निरंतर बढ़ती हुई शक्ति है, वह चापलूसों और सामंती अविवेक से घिरी हुई है। देश के प्रगति के मार्ग में की ओर अग्रसर करवाने के लिए उस ऐसे कुप्रवृत्तियों में देश को मुक्त करवाना होगा। परीक्षा गुरु के पात्रों और उनके कार्य व्यापारियों की यथार्थता, वास्तुशिल्प की नवीनता और भाषा संबंधी यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण यह रचना उपन्यास के अधिक निकट है। अब हम लोग पढ़ेंगे शेखर एक जीवनी, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह नेट के भी पाठ्यक्रम पर आधारित है। हम लोग समीक्षा और पात्र परिचय जानेंगे। शेखर एक जीवनी का उपन्यास इस प्रकार है। शेखर एक जीवनी उपन्यास अज्ञे की बहुचर्चित मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यह उपन्यास 2 भागों में विभक्त है, उत्थान और उत्कर्ष। पहला भाग 1940 और दूसरा भाग 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। उपन्यास के प्रथम भाग को 4 खंडों में बांटा गया। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष तथा पुरुष और परिस्थिति। उपन्यास के दूसरे भाग को 4 खंडों में बांटा गया। पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रसिया, गुंजर हैं। उपन्यास का आरंभ ईश्वर को लेकर प्रश्नावली तथा समापन उलझन और द्वंद्व में हुआ है। इसे जीवनी प्रधान मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहना अधिक उचित होगा। ईश्वर के प्रति अनास्था, भयभीत करने वाली वस्तुओं को देख घबराना, ईश्वर के अस्तित्व पर घर वालों से सवाल करना, माँ के प्रति घृणा तथा घटनाओं का वर्णन किया गया है। लेखक परिचय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे द्वारा रचित प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इस लेखक इन्हें कवि, ललित निबंधकार, संपादक तथा सफल अध्यापक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने हिंदी की कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण आयाम दिया। इन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के क्षेत्र में एक अनूठा कार्य किया। पात्र परिचय डिटेल में इस प्रकार है। शेखर मुख्य पात्र, जो कि शेखर एक जीवनी उपन्यास का केंद्र बिंदु है। इसका स्वभाव विद्रोही है, बंधन से घृणा करता है और बंधन मुक्त रहना चाहता है। सरस्वती शेखर की बहन, जो कि शेखर की प्रेरक एवं गुरु भी है, मतलब मौसेरी बहन रहती है। ये शारदा मंदरासी परिवार की लड़की है। स्वभाव चंचल तथा स्पष्टवादिता। शेखर इसकी ओर आकर्षित होता, मतलब मौसेरा भाई बहन में मोहब्बत हो जाता है। शशि शेखर की मौसेरी बहन, इसके प्रति भी शेखर आकर्षित होता है। संघर्ष का सामना करने वाली नारी
बाद शेखर की माँ मनिका तथा शांति। शेखर एक जीवनी का उपन्यास पात्र समीक्षा पात्र परिचय तो हम लोग जान गए। अब हम लोग समीक्षा को जानेंगे। देखिए इस प्रकार से है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में पूर्वदीप्ति फ्लैशबैक शैली पद्धति को अपनाया गया है। पूर्वदीप्ति शैली का मतलब हो जाएगा फ्लैशबैक। यह उपन्यास की कथा शेखर की मन स्थिति के अनुसार चलती है। शेखर जन्मजात विद्रोही स्वभाव का था। समाज में व्याप्त रूढ़िगत मान्यताओं और परंपराओं के प्रति है। समाज के नियमों के कारण अपने आप को बंधन में नहीं रखना चाहता। शेखर को ईमानदार एवं जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। उसमें अहम भाव की प्रबलता है तथा उसका व्यक्तित्व काम भावना से परिचालित है। एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में रहना चाहता, अपने मन में उठे सवालों के जवाब चाहता तथा प्रेम चाहता। उपन्यास में घटनाओं की अधिकता होने के बावजूद शेखर एक व्यक्तित्व स्थिर रहता है। अज्ञे ने शेखर की गूढ़तम प्रवृत्तियों को चित्रित करने के लिए सूक्ष्म और कलात्मक प्रयोग किया है। शेखर के पात्र को फांसी जैसी विकट परिस्थितियों के अतीत के जीवन को जीने की प्रेरणा देकर उसे सफल बना दिया गया है। शेखर के स्वप्न के द्वारा उसके भूतकाल के जीवन, वर्तमान जीवन तथा भविष्य के जीवन की दिशा को समझाया है। इस स्वप्न के माध्यम से पाठक शेखर के समस्त जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। उस उपन्यास की राजनीतिक गतिविधियों और सामाजिक यथार्थ के माध्यम से स्वतंत्रता एवं क्रांति की सोच पर विचार किया है। स्वाधीनता के पूर्व परिस्थितियों का भी परिचय दिया गया है। उपन्यास में मृत्यु, अहिंसा, स्वतंत्रता, प्रेम आदि का विचार व्यक्त किया गया है। संपूर्ण उपन्यास में शेखर के जीवन की सारी समस्याओं को सुलझाया गया है। अहम भाव, भय तथा नारी पुरुष से जुड़ी काम वासनाओं को बेहद सटीकता से पिरोया गया। शिल्पगत विशेषता, अज्ञे ने बिंब और प्रतीकों का उपयोग इसमें मिलता है। काव्य भाषा की भी प्रयुक्त हुई है, अलंकारों का भी उपयोग हुआ है। कथा के अंत में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। शेखर एक जीवनी उपन्यास ऐसा मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो हिंदी उपन्यासों को नई दिशा और नए उपन्यासकारों को प्रेरणा प्रदान करता है। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट हम लोग देखेंगे उपन्यास परीक्षा गुरु। इसका भी हम लोग समीक्षा पात्र परिचय जानेंगे। इस क्लास में हम लोग पढ़े परीक्षा गुरु बाणभट्ट की आत्मकथा शेखर एक जीवनी और मानस का हंस। आप इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। वीडियो को अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो से संबंधित कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और भी वीडियो देखने के लिए इच्छुक हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। धन्यवाद।